वेलकम बैक। मैथमेटिकल मॉडलिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे एज स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन मॉडल। राइट, तो देखिए इससे पहले भी मैंने आपको पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल सिंगल स्पेसीज का फिर मल्टी स्पेसीज का भी बात किया था, तो वो भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद देखो ये जो हमारा एज स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, अगर हम लोग इसको देखें तो जैसे इसका नेम है ना कि ये क्या है, ये डिफरेंट एज स्ट्रक्चर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, अब डेफिनेटली अगर हम लोग पूरा पॉपुलेशन को देखें तो उसमें पॉपुलेशन में क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन में 3 तरह का एज स्ट्रक्चर होता है। राइट, जैसे एक होता है आपका प्री रिप्रोडक्टिव। ओके, प्री रिप्रोडक्टिव इसको हम लोग बोलेंगे, ये एक एज ग्रुप हो गया। एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव एज होता है। राइट, और एक हमारा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, मतलब आप जानते हो कि एक खास एज में ही एक जो है एज का जो है कह सकते हैं कि लिमिट होता है, जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, यानी प्रजनन हो सकता है और बच्चे हो सकते हैं। ओके, उसके पहले जो एज होता है, तो एक एज होता है कि बिल्कुल जो है बच्चा होता है और उसमें कोई उस तरह का रिप्रोडक्शन वाला एज नहीं होता वो। ठीक है, और फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो उसमें भी कोई रिप्रोडक्शन का फिर क्षमता नहीं रहता। ओके, तो रिप्रोडक्टिव एक एज होता है। तो अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन का बात करें, मान लो हमारे पास में जो है टोटली 1 2 3 इस तरीके से करके मेरे पास में इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो है क्लासीफाई कर पाएंगे कि कुछ तो ऐसा होगा जो प्री रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है, फिर कुछ ऐसे होंगे जो रिप्रोडक्टिव वाले में होंगे और कुछ पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले एज में होंगे। ओके, तो डेफिनेटली जो बर्थ है, मतलब जो बेबीज का जो बॉर्न होना है, बर्थ होना है, ओके, तो बर्थ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पे ही डिपेंड करेगा कि इसी एज में जो है वो बर्थ रेट हमको मिलेगा। राइट, बात फॉलो कर रहे हैं। जबकि डेथ रेट जो है वो तीनों में हो सकता है, क्योंकि मरने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं। राइट, तो ये सब आप बात जानते हो, तो इन सब का ख्याल करके हम लोग जो है मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं और बहुत ही इजी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें बनेगा। आप इसको आसानी से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। राइट, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग जैसे सपोज करते हैं कि x1 x2 xp। ओके, x1 सारा फंक्शन है टाइम का, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है। तो x1t x2t xpt बी द पॉपुलेशन साइज ऑफ p प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ओके, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में जो नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो क्या है, वो मेरे पास में p है, p नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। ओके, और उनका जो पॉपुलेशन साइज है वो है x1t x2t xpt। ओके, इस तरीके से आगे फिर देखेंगे। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो xp+1 से स्टार्ट किए, xp+1 से लेके xp+q तक। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉपुलेशन है ऑफ q रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो मान लेते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जहाँ पे जो है मतलब कि बच्चे बॉर्न हो सकते हैं। राइट, तो वो क्या है, वो आपका उसका जो साइज है, वो जो एज ग्रुप है, राइट, उन एज ग्रुप्स का पॉपुलेशन साइज आपका xp1t से लेके xp+qt तक है। ओके, एंड फर्दर लेट xp+q+1, यानी जहाँ पे आपने इसको खत्म किया उसके आगे से हम लोग मान लेते हैं कि बाकी जो है xp+q+r एज ए फंक्शन ऑफ t बी द पॉपुलेशन ऑफ r पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, सपोज करो वो मेरे पास में r इस तरह का एज ग्रुप है और उनका जो पॉपुलेशन साइज है वो यहाँ से है आपका xp+q+1 से लेके xp+q+r तक। राइट, ये सब का हम लोगों ने पॉपुलेशन साइज मान लिया और हम लोग ऐसा करते हैं ना कि टोटल हम लोग n मान लेते हैं। ठीक है, n इक्वल टू ले लेते हैं p+q+r, ये जो लास्ट वाला सफिक्स है उसको हम लोग n ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x1 से लेके xn तक, x1 x2 x3 से लेकर के x1 x2 x3 से लेकर के xn तक मेरे पास में पॉपुलेशन साइज है। ये मेरा जो है डिफरेंट कह सकते हो कि एज ग्रुप्स हैं। ओके ओके, सारे ही एज ग्रुप इसमें शामिल हैं, एज ग्रुप्स हैं। ओके, अब देखो जब एज ग्रुप्स की बात करते हैं तो बात समझिएगा, तो ग्रुप क्या है, तो
डेफिनेटली उसमें भी तो ग्रुप बनेगा ना। जैसे मान लो कि अगर हम टीन एजर्स का बनाएं तो उसमें जो है 7 साल तक का, 10 साल तक का, 12 साल तक का अलग अलग ग्रुप ले सकते हैं, राइट। तो बहुत तरह का ग्रुप बन सकता है, तो यहाँ पे ग्रुप्स की बात की जा रही है, ओके। तो मेरे पास में ये x1 से लेके xn तक समझ लीजिए कि एज ग्रुप है, ओके। और इसमें मैंने फिल्टर कर दिया कि xp तक सपोज करते हैं क्या है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, और xp के बाद xp प्लस q तक मेरे पास में क्या है, ये एक्चुअली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। और इसके बाद जो शुरू होता है xp प्लस q प्लस 1 से लेकर के xn तक, ये मेरे पास में पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। तो ये तो लेना ही है, ठीक है, क्योंकि आपको। अब आगे बढ़ो, फिर क्या है, सपोज करते हैं bp प्लस 1, bp प्लस 2, bp प्लस q बी द बर्थ रेट इन q रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ओके। अब ध्यान दीजिएगा सफिक्स पे ना, कि p प्लस 1 लिया गया है, p प्लस 2 लिया गया है, p प्लस q एग्जैक्टली यहाँ इसके, क्योंकि आपको देखो जो भी बर्थ का रिलेशन है, जो भी बर्थ हो सकता है, तो वो तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से ही हो सकता है ना। तो इसलिए इस एज ग्रुप का जो सफिक्स लिया गया है वही सफिक्स आप यहाँ पे भी लेंगे, राइट, समझ में आ रही है। अच्छा, एंड DI बी द डेथ रेट्स इन द ith एज ग्रुप। अब देखो डेथ तो किसी में भी हो सकता है, तो इसलिए डेथ लेने के लिए कोई ये नहीं है, हम लोग जो DI लेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली I मेरा कहाँ से कहाँ होगा, 1 से लेकर के पूरा n तक होगा, ठीक है, देख सकते हो 1 2 3 से लेकर के p प्लस q प्लस r, यानी जिसको हम लोग n माने हैं। तो डेथ तो कहीं भी हो सकता है, तो आपको समझ समझ के बस लिखते जाना है, ठीक है। एंड MJ बी द रेट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम jth ग्रुप टू j प्लस 1th ग्रुप ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। देखो माइग्रेशन तो हर एज में होना है, जो टीन एज में है वो जो है यंग हो जाएगा, जो यंग एज में है वो धीरे धीरे जो है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से माइग्रेट तो होना ही है, एक एज को दूसरे एज में जाना है। तो MJ ये भी सारे ही जो है एज ग्रुप्स में होगा, तो इसलिए हम लोग सिंपली MJ इसको कंसिडर किए हैं। J अगेन आपका 1 2 से लेकर के p प्लस q प्लस r माइनस 1, ध्यान दीजिएगा ना, एक्चुअली क्या n माइनस 1 आप इसको कह सकते हो, इसलिए कि भाई n माइनस 1 ही तो है, इसके बाद तो लास्ट n आ जाएगा। तो जो माइग्रेट करेंगे वो n माइनस 1 ही वाले एज ग्रुप लास्टली करेंगे, ठीक है। उसके आगे तो फिर n है फाइनल, वो माइग्रेट करेगा तो फिर डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए माइग्रेशन वाला यहीं तक जाएगा, ओके, क्योंकि डेथ में हम लोग लास्ट तक ले चुके हैं, बात फॉलो कर रहे हो ना। तो माइग्रेट करना मतलब एक एज से दूसरे एज में जाना, ओके। तो हम लोग जो एकदम लास्ट एज हमारा जो है एज ग्रुप है xn, तो उससे पहले वाले तक ही वह माइग्रेट करेगा, n माइनस 1 आपका n में जा सकता है, ठीक है ना, ओके। फिर क्या है, देन वी गेट द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये पूरे में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना। आप किसी एक को उठाइए, जैसे मैंने dx1 को उठाया, तो रेट ऑफ चेंज इन x1, रेट ऑफ चेंज इन x1 विथ टाइम, यानी x1 जो है मेरा, ठीक है, सबसे पहला वाला जो प्री रिप्रोडक्टिव का है, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा, तो वो डेफिनेटली इसमें जो पॉपुलेशन है तो वो बर्थ पे डिपेंड करेगा, राइट, डेथ पे डिपेंड करेगा, और माइग्रेट वाले पे भी डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से है, मतलब कोई भी समझ लो कि एक एज ग्रुप का बात हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक एज ग्रुप के पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा, तो क्या बर्थ हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो सारा पहले आप बर्थ फैक्टर ले लो, ठीक है। तो बर्थ फैक्टर के लिए मेरे पास में xp प्लस 1 xp प्लस q तक जाएगा, तो ये पूरा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इस सब के ये प्रोपोर्शनल होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कॉन्स्टेंट लगा दिए हैं उसी तरह का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बर्थ रेट है bp प्लस 1, bp प्लस 2, bp प्लस q, देख रहे हो ना, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, ओके। अब जो है डेफिनेटली डेथ को माइनस करना पड़ता है, तो d1 x1 को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग माइग्रेट वाला भी माइनस करेंगे, कि जो माइग्रेट होकर के दूसरे एज ग्रुप में चले गए हैं, क्योंकि पार्टिकुलरली हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एज ग्रुप पर, ठीक है। x1 क्या है, x1 पॉपुलेशन रेट है, पॉपुलेशन साइज है ऑफ द फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हम लोग माइग्रेट वाला भी माइनस करेंगे, तो आप चाहो तो x1 को कॉमन ले लो, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, बहुत इजीली आप समझ जाइए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आपका इक्वेशन बन गया, से इट इज इक्वेशन 1, ओके। अब देखो इसके बाद बाकी लिखना आसान है, क्यों, क्योंकि अब जब x2 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप x2 का रेट ऑफ चेंज लेंगे ना, तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, तो अब आप सिंपली जो है आप ये देख सकते हो कि x1 जो है वो आपका x2 में माइग्रेट करके जाएगा, ठीक है। x1 आपका माइग्रेट होगा किसमें, x2 में। तो हम देखो सिंपली x1 का माइग्रेट ले लेंगे, और माइनस उसमें डेथ और माइग्रेट जैसे इसमें माइनस किए थे वैसे माइनस कर देंगे, तो हमको x2 का निकल जाएगा, ओके।
x1 का आपने निकाल लिया। अब x1 का पूरा फिगर हमको पता है, तो अब हमको x1 के बाद x2 निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि हम उसी के हिसाब से निकाल लेंगे। बस क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि x1 ही क्या है आगे चल करके x2 में माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग x1 वाला पूरा यूज कर लेंगे, ठीक है, उसमें डेथ और जो है इसका माइग्रेट को माइनस कर देंगे, जैसे हम लोगों ने 1 में माइनस किया था। अब आपका ये चलता चलेगा, ठीक है, यही आपका इक्वेशन देखो चलता चलेगा सबके लिए। और लास्टली अब जब आप आओगे इसमें xn वाले के रेट में, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें आपका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है m1 x1, तो mn-1 xn-1 आएगा, ओके राइट, माइनस ये। अब देखो यहाँ पे लास्ट में आपका, लास्ट वाले में आपको माइग्रेट नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो लास्ट एज ग्रुप है, इसके बाद तो माइग्रेट होना नहीं है, सिर्फ डेथ ही होना है, ठीक है। तो xn वाले में आपका देखो mn नहीं आएगा, हाँ ध्यान देना, ठीक है ना। तो x2 में m2 आएगा, x1 में m1 आएगा, और xn में वो फिर हट जाएगा डेफिनेटली, इसी सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। तो n को मैंने यहाँ पे p + q + r लिया है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, और इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग कंक्लूड करके बहुत इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सारा में क्या किया, d/dt को कॉमन ले लिया, तो x1 x2 इस तरीके से आपका लास्टली क्या होगा, लास्टली आपका xn, ओके। अब इधर जो मैट्रिक्स बनेगा, इक्वल टू जो मैट्रिक्स बनेगा, हमको कैसा मैट्रिक्स बनेगा, तो ये मैट्रिक्स देखो आपको ये नीचे बना करके लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या हो, कुछ होगा नहीं, आप सिर्फ कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में आप कोएफिशिएंट को अलग कर देंगे और वेरिएबल को आप अलग कर देंगे, ठीक है। तो आप सबको नोटिस कर लो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको x1 का कोएफिशिएंट -d1 मिलता है और प्लस m1, तो x1 का भी मेरे को यहाँ पे मिलेगा, ओके। और बाकी सारा 0 है, फिर हमको xp + 1 से मिलेगा xp + q तक। तो आप पहला रो देख लीजिए क्या बन रहा है, तो पहला रो देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला कि x1 का कोएफिशिएंट मिलेगा, x2 का 0, बाकी सब आपको 0 मिलेगा। और फिर आप देखो यहाँ पे bp + 1 मिल रहा है, देख पा रहे हैं ना, जो xp + 1 का कोएफिशिएंट है। इसी तरीके से चलते चलते आपको p + q तक आपको मिलेगा, राइट, xp + q का कोएफिशिएंट, बाकी सारा 0 होगा, ओके। जिसका कोएफिशिएंट आपको बस उसी का लिखना है। तो आप देख सकते हैं x1 का है, x2 का तो नहीं है यहाँ पे, x3 x4 का नहीं है, फिर p + 1 से शुरू हुआ है, bp + 1 है, और p + q तक ये जाएगा, बाकी सारा ही हम लोग 0 लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को लेना क्या है, हम लोग लेना है 1 2 3 से लेकर के n तक, और n आपका क्या है, p + q + r है। बात फॉलो कर रहे हो ना, ओके। तो उसी हिसाब से आप ले लेंगे, ओके। अब सेकंड वाले को देखोगे अगर, तो सेकंड रो मेरा क्या बनेगा, तो सेकंड रो में आप देखेंगे तो सिर्फ आपको x1 का कोएफिशिएंट मिलेगा, x2 का मिलेगा, बाकी सारा ही आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो सेकंड वाले में देख सकते हैं आप, देखिए x1 का मिला है m1, x2 को का मिला है, बाकी सारा ही 0 मिला है। लाइक दैट x3 में आपको x2 का मिलेगा, राइट, और फिर x3 का मिलेगा, तो वो डॉट डॉट में चला गया, बाकी सारा ही 0 मिलेगा। तो इसी तरीके से हमको ये मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये पूरा आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये आपका पूरा क्या बन गया, ये आपका बन गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और जो भी इसमें वेरिएबल यूज हुए थे x1 से लेकर के xn तक, ठीक है, जहाँ n आपका p + q + r है, वो आप ऐसे कॉलम में लिख देंगे, तो डेफिनेटली ये जो है पूरा आपको इसके साथ में साइमल्टेनियस इक्वेशन देगा। ये आप पहले से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना जानते हो, राइट। अब इसको थोड़ा हम लोग और शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो देखो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं dx/dt, उधर dx/dt था, कैपिटल X हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कैपिटल X क्या है आपका, कलेक्शन कैपिटल X में हम लोगों ने सारा कलेक्शन ले लिया, x1 x2 से लेकर xn तक, ठीक है। तो dx/dt इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो गया ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में पूरा, और इंटू xt, अगेन ये पूरा xt आप लोग ले लेंगे, ठीक है, जो मेरा कलेक्शन है x1 से लेकर के xn तक। तो फाइनली जो मेरा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो क्या आ गया, वो ये आ गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछता है MCQ में कि मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा किसका, डिफरेंट एज स्ट्रक्चर ग्रुप का पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में, तो वो यही होता है, जहाँ ए कोई भी आप बोल दोगे कि भाई यूजुअल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो ऐसा भी वहाँ पे यूज होगा, और x मेरा क्या है, वो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज है ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, राइट। तो ये हो गया आपका। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से आप सोल्व करेंगे, तो आप देखेंगे ना कि इसको हमने लिख सकता हूँ dx/x इज इक्वल टू adt, ओके। फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट करने से ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ln x इज इक्वल टू
AT, एक यहाँ से x प्लस 6c ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको हम लोग करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, लॉग हटा देंगे तो, ठीक है, ये आप जानते हो, पहले से बताया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे आप t इक्वल टू 0 पे लोगे अगर, इनिशियल जो हम लोग ले लें कि इनिशियल सबका पॉपुलेशन कितना था, हर एज ग्रुप का पॉपुलेशन शुरू में कितना था, तो t इक्वल टू 0 लेंगे, राइट। और इधर भी आपका x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये आपका हो जाएगा x0 इज इक्वल टू k हो जाएगा, चूंकि e का पावर 0 आपका 1 होता है, राइट। तो k आपको मिल जा रहा है x0, तो आप चाहो तो यहाँ पे x एज ए t क्या लिख सकते हो, x0 EAT, यानी जो भी मेरा पॉपुलेशन मिलने वाला है हमको इन टाइम t, वो क्या होगा, वो सिंपली क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ EAT होगा, x0 होगा। सिंपली ऐसे लिख सकते हो, xt इज इक्वल टू वाट, EAT और इनटू इनिशियल पॉपुलेशन, ओके। तो इनिशियल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सपोनेंट फैक्टर को, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पॉपुलेशन साइज मिल जाएगा ऑफ ईच ग्रुप एट टाइम t। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स के बारे में लिखा है कि वेयर a इज मैट्रिक्स, जहाँ a आपका मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट आर नेगेटिव। आप देख पा रहे हो जो भी इसमें डायगोनल एलिमेंट है वो सारा आपको निगेटिव मिलेगा, ठीक है ना, चलता जा रहा है ये सारा ही आपको इसमें यहाँ पे जो भी बीच में आएगा सब आपको निगेटिव डायगोनल एलिमेंट मिलेगा, लाइक दैट, ओके। ऑल ऑफ मेन सब डायगोनल एलिमेंट आर पॉजिटिव, ठीक है, और जो उसमें मेन सब डायगोनल एलिमेंट है वो सब आपका पॉजिटिव है, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यू अदर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर पॉजिटिव, राइट। देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे P+1 से लेके P+Q तक, तो टोटल क्या होगा, टोटल आपके पास में Q नंबर हो गया। तो पहले वाला जो रो है उसमें क्या है, उसमें Q एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका फर्स्ट रो में पॉजिटिव है, और इसके अलावा सारा एलिमेंट आपका क्या है, 0 है। तो ये तो फर्स्ट रो का ये सब लिखना उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्चुअली जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात होती है वो यही है। अब जब आप पर इसका कोई MCQ आता है उस तरह से, तो आप उसको इसी तरीके से लेकर के बना सकते हो, बट जनरली क्या है, हमसे रिजल्ट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मॉडलिंग में डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आई होप आप इसको कर पाओगे। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप हायर मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना चाहते हो, आप जो है ODE PDE की तैयारी करना चाहते हो, या आप KVS NVS में PGT की तैयारी कर रहे हो, झारखंड PGT की तैयारी कर रहे हो, TGT की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए प्ले स्टोर से। उसके लिए लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लिंक पर जा करके मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, और एप्लीकेशन को आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारा फ्री वीडियोस के साथ साथ जो है पूरा कंटेंट लगा हुआ है कोर्स में, जो काफ़ी जेन्युइन रेट में है और बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कोर्स की तैयारी मेरे साथ करते हो तो वहाँ पे आपको MCQs, कंटेंट क्लैरिटी, PDF, डाउट क्लैरिटी सारे ही मिल जाते हैं, और मैं आपके प्रॉपर टच में रहता हूं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और आपको एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा जिससे आप एग्जाम को भी क्लियर कर पाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप तैयारी करके दो, ठीक है, थोड़ा अपने ऊपर खर्च करो, डेफिनेटली आपके नॉलेज के लिए काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।